हम लोग पहले मजदूरी करते थे, जंगल से लकड़ी काट के लाते थे और बेचते थे। पत्तल भी तोड़ के पत्तल बनाते थे, बेचते थे, बाज़ार ले जाते थे। बहुत गरीबी थे उस समय में। हम लोग को पहले खेती उतना नहीं होता था, तो अब देखिए ये ड्रिप द्वारा हम लोग खेती कर रहे हैं कम पानी में। हम लोग ये किए टमाटर भी हम लोग खेती करके अपना सब्जी खाते भी हैं और बेच भी देते हैं। और टमाटर देखिए लाल लाल हम अब पक रहा है हम लोग का। और ये देखिए पपीता भी, इतना सुंदर सुंदर पपीता हम लोग ज़िंदगी में कभी नहीं देखे थे। जब ड्रिप द्वारा हम लोग खेती कर रहे हैं, देखिए पपीता बड़ा बड़ा भी हम लोग का हो रहा है और हमारा अपना परिवार बाल बुतरू सब खा रहा है, आनंद में है, खुशहाल है। जब हम ड्रिप के माध्यम से खेती किए और जनरल जो हम खेती करते थे तो पुआरी हमारा छोटा बड़ा होता था, लेकिन जब हम ड्रिप के माध्यम से खेती किए तो ऊंचा हो चाहे खाल हो, हमारा पुआरी एकदम एक समतल हुआ। और एक समतल के चलते, ड्रिप के चलते, और गन्ना का जो भी केन हमारा बना तो 18 से 19 फीट की हाइट में गन्ना का केन बना, जो हमारे उद्यान वाले लोग देखे हुए भी थे, आए थे वहाँ पर। लेकिन ड्रिप के माध्यम से उस खेत में हमारा यील्ड दुगुना हो गया। ड्रिप के माध्यम से 675 के एवरेज में हमारा गन्ना हुआ। और वो ड्रिप के माध्यम से हमको 3-4 फ़ायदा मिला। एक तो हम पहले ज़्यादा पानी देते थे तो वो खेत में ज़्यादा घास हो जाता था, और उसमें लेबर खबनी कराने में हमारे समझिए कि 1200-1300 रुपया एकड़ बैठ जाता था। ड्रिप के माध्यम से हमारा घास खेत में कम होना शुरू हुआ। गन्ना में समझिए टेनी का प्रकोप ज़्यादा हुआ। एक गन्ना में समझिए 10 से 11 ट्रेनिंग हुआ। पहले जो चायपत्ती हम लोग कर रहे थे, डिलीवरी पाइप से पानी दे के, उसमें ग्रोथ बहुत कम होता था, पत्ता बहुत छोटा छोटा होता था और उसमें बांझी हो जाता था। बांझी के मतलब इसमें ना, ये दिखाते हैं आपको, ये चीज़ कुछ नहीं होता था, ये चीज़ नहीं होता था। अभी इससे पानी देने से ग्रोथ इतना मिलता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 पत्ता तक हो जाता था, और पहले 2 ही पत्ता होता था हमारा। अब 6 पत्ता होने से इसका बेनिफिट हम लोगों को ज़्यादा मिला। मेरा नाम हर्षवर्धन ठाकुर है। मैं 2008 बैच का बीटेक आईटी हूँ और करीब 10 साल सॉफ्टवेयर में मैंने काम किया। उसके बाद मैं अपने विलेज भीमा, जो कि भीखा पंचायत में पड़ता है, पलासी ब्लॉक, अररिया ज़िला में है, यहाँ पे आया और यहाँ पे एग्रीकल्चर में हमने काम स्टार्ट किया। यहाँ पे हमने 22 एकड़ में मिनी स्प्रिंकलर लगाया था अपने बिहार हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू। तो इसमें हमारे पास 2 ओपन वाटर सोर्स है और 1 ग्राउंड वाटर का सोर्स है। ये पूरा जो इस पे स्प्रिंकलर लगा हुआ है, इसमें हम लोगों ने अलग अलग फील्ड में अलग अलग क्रॉप्स हैं। ये इरिगेशन सिस्टम लगाना मतलब 2022 में इसके बिना खेती करना इम्पॉसिबल है। इसमें सबसे पहले आपको कॉस्ट सेविंग्स बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम यहाँ के ट्रेडिशनल तरीके से जो पानी का पटवन करते हैं, पाइप लेके खेत में एक लेबर घूमता रहता है, पूरे सब जगह पानी डालता है, उसके कंपैरिजन में आपके चाहे मिनी स्प्रिंकलर है, ड्रिप है, पानी बिल्कुल 10 बाय 10 मीटर के डिस्टेंस पे रहता है, वहाँ से पटवन बहुत आसान हो जाता है। तो कॉस्ट की अगर बात करें तो जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है उसमें 1500 से 2500 रुपये पर एकड़ का हमारा कॉस्टिंग यहाँ पे आता है, जहाँ पे डीजल अभी 103 रुपये का रेट चल रहा है। अगर इसको हम इलेक्ट्रिक मोटर के साथ इरिगेशन सिस्टम में काम कर रहे हैं तो इसमें हमारा पर एकड़ का कॉस्ट 350 से 400 रुपये के बीच में अभी के डेट में आ रहा है। तो सबसे पहले तो जो कॉस्ट सेव हो गया, और जब हम 22 एकड़ में काम कर रहे हैं, 3 सीजन काम कर रहे हैं और ऑलमोस्ट 70 से 80 फसल लगा रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा सेविंग हो जाता है। जो हम इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह डाल रहे हैं, ये सारा का सारा मोटर के थ्रू वहीं से मेन यूनिट से खेतों में पहुंचाया जा सकता है। मल्टीपल क्रॉप्स पे यूज़ कर रहे हैं मिनी स्प्रिंकलर को और अच्छा रिजल्ट आ रहा है। फव्वारा विधि से सिंचाई में पानी का लगभग 80 से 90% भाग पौधों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, जबकि पारंपरिक विधि में लगभग 30 से 40% पानी ही इस्तेमाल हो पाता है। सिंचाई की इस पद्धति में जल प्रबंधन आसान होता है। जमीन को समतल करने की जरूरत नहीं होती। ऊंची नीची और ढलान वाले स्थानों में भी इससे आसानी से सिंचाई की जा सकती है। स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई में फसलों में कीट और बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है।
क्योंकि स्प्रिंकलर द्वारा कीटनाशकों एवं घुलनशील उर्वरकों का छिड़काव भी काफी बेहतर ढंग से किया जा सकता है। अब इससे एक बड़ा फायदा और है, जैसे हम मक्का खेती किए हुए हैं, चाहे दलहन का भी खेती किए हुए हैं, तो जब ऊपर से पानी पड़ता है तो उससे होता क्या है कि जैसे कीट व्याधि की जो समस्या आती है, उसमें बहुत ऐसे कीट हैं जो कि पानी के चलते वो उस पर नहीं आ पाते हैं, वो वहाँ से भाग जाते हैं। जैसे रात को हम अगर शाम को चला दिए तो सबसे अधिक कीट जो है शाम को और रात को ही वो हमला करते हैं। उस अगर पीरियड में अगर हम स्प्रिंकलर चला रहे हैं तो उसमें कीट का भी समस्या बहुत हद तक कम हो जाता है। ऐसे में सिंचाई की ड्रिप एवं स्प्रिंकलर पद्धतियां जल के बचाव के मद्देनजर काफी कारगर है। इन पद्धतियों से सिंचाई में लगभग 60% जल की बचत होती है, 25 से 30% उर्वरकों की कम खपत होती है, 25 से 35% उत्पादन अधिक मिलता है, उत्पादन की गुणवत्ता में फर्क आता है, अतिरिक्त श्रम की जरूरत नहीं पड़ती। परिणाम स्वरूप 30 से 35% लागत में कमी आती है। फलस्वरूप किसानों का मुनाफा बढ़ेगा, किसान खुशहाल होंगे और देश भी। जल के एक एक बूंद से उत्पादन बढ़ाओ अपना, ये है सूक्ष्म सिंचाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई योजना। आगे आओ कदम बढ़ाओ, ड्रिप सिंचाई को अपनाओ। नमस्कार, मेरा नाम राजेश सिंह है। मैं एग्रीकल्चर की बीएससी एग्रीकल्चर एमएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने के बाद 14 साल जॉब करने के बाद हम इस सेक्टर में आए। क्यों ना खेती की जो पढ़ाई की है वो हम खेती में लागू करें हम लोग, और एज ए यंग एंटरप्रेन्योर के रूप में खेती को साबित करें कि ये भी एक बिजनेस है। डिपार्टमेंट से सर मशरूम में हमारा 50% का सहयोग मिला है। अगर 20 लाख का प्रोजेक्ट था जो विगत 2 साल पहले हम लोग अप्लाई किए, तो उसमें से हमारा 10 लाख रुपया का सहयोग कृषि विभाग हॉर्टिकल्चर विभाग से 2 फेज में 5 लाख का हमको सपोर्ट मिला। और विभाग का सपोर्ट रहते हुए हम इसको आज के डेट में पर डे 200 से 300 केजी मशरूम निकालते हैं। और इसके साथ हमारा मशरूम टेक मेरा एक है जो इंडोर इन हाउस में हम लोग करते हैं। और ये हम चीज़ अपने अगल बगल जो 3-4 जिले हैं, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद और नवादा में महिला फेडरेशन के माध्यम से इसको हम प्रमोट कर रहे हैं। उनको हम एज ए मशरूम सखी और भी सारे टेक्निक के द्वारा सर्विस देने के लिए, सिखाने के लिए, कंपोस्ट बनाने के लिए, मशरूम उगाने के लिए ये काम करवा रहे हैं। और कोशिश है कि आने वाला समय में मशरूम बेस्ड वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट को भी हम लोग उसको लेके आगे जा सकते हैं। एक तो ये विंग है जो हम मशरूम के पूरी रूप से जो बाहर पर डिपेंडेंट था, हमारा दिल्ली से बाकी जगह से आता था, आज हमारा राज्य अभी पूरे भारतवर्ष में 1 नंबर मशरूम में हम लोग पहुंचे हैं। कोशिश है कि और आगे हम लोग इसको बढ़े। दूसरा सेक्टर सर मेरा है कि हम अपलैंड वेस्टलैंड को टारगेट किए हैं कि कैसे बेकार जमीन जहाँ पर कुछ नहीं खेती हो रहा है, एनिमल ग्रेजिंग का प्रॉब्लम है, रेनफेड कंडीशन है, वहाँ पर एरोमेटिक क्रॉप के रूप में डेवलप करें। आज के डेट में करीब 80 एकड़ से 100 एकड़ के बीच में गया में नक्सल प्रभावित ब्लॉक में हम लोग लगवाए हैं लेमन ग्रास को। डिस्टिलेशन मशीन भी लग गया है, तेल निकल रहा है, तेल बिक्री भी हो रहा है।
इसको हम लोग और उद्देश्य के विभाग के माध्यम से अगर सपोर्ट किया जाए तो इसको अपलैंड वेस्टलैंड को और पराली वाला माध्यम से मशरूम को पूरी रूप से हम गया को डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू सर। धू धू कर जल रहा खेतों में जो पुआल है, जरा धरती माँ से पूछो उनका कैसा बुरा हाल है। विगत कुछ वर्षों से उत्तर भारत के किसानों में फसल उत्पादन के उपरांत अवशेषों को खेतों में ही जला देने की प्रवृत्ति देखी जा रही है, जो कि न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के नजरिए से जानलेवा है, बल्कि खेतों के स्वास्थ्य के लिए भी भारी नुकसानदायक है। इस समस्या के पीछे दो कारण हैं। पहला, किसानों के बीच भ्रांति। किसानों के बीच ऐसी मान्यता है कि पुआल को खेतों में ही जला देने से खरपतवार एवं हानिकारक कीटों को खत्म किया जा सकता है। लेकिन सच तो यह है कि इस क्रिया से फायदे का कोई वजह नहीं, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। किसान भाइयों एवं बहनों कृपया ध्यान दें, आजकल किसान गेहूं की कटाई हार्वेस्टर से करते हैं, जिससे फसल के डंठल का अधिकतर भाग खेत में ही रह जाता है, जिन्हें किसान खेत में ही जला देते हैं। ऐसा करने से फसल अवशेष किसी काम का नहीं रह जाता है, बल्कि इससे मिट्टी का तापमान बढ़ता है, जिसके कारण मिट्टी में उपलब्ध जैविक कार्बन जलकर नष्ट हो जाता है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी कम हो जाती है तथा मिट्टी में उपलब्ध सूक्ष्म जीवाणु, केचुआ आदि मर जाते हैं। इस प्रकार फसल अवशेषों को जलाकर हम मिट्टी को मरणासन अवस्था की ओर ले जा रहे हैं। फसल अवशेष को जलाने से मिट्टी में जरूरी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ती है, जिससे वातावरण प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। गेहूं की कटनी यदि हार्वेस्टर से की गई हो तो खेत में फसल अवशेष को जलाने के बदले उसे खेत में ही जुताई कर मिट्टी में मिला दें अथवा स्ट्रॉ रीपर से भूसा बना लें, क्योंकि फसल अवशेष नहीं विशेष है। कृषि विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। आज के बदलते परिवेश में अधिक लाभ लेने के लिए खेतों में रासायनिक खादों के ज्यादा प्रयोग से उपज तो बढ़ी है, लेकिन खेती में लागत बढ़ने के साथ साथ हमारी जमीन और पर्यावरण पर भी गलत प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में हमें रासायनिक खेती से हटकर जैविक खेती की ओर कदम बढ़ाने की जरूरत है। जैविक कॉरिडोर योजना के तहत किसानों को जैविक सब्जी की खेती के लिए अनुदान का प्रावधान है। आज इस योजना की जमीनी हकीकत बिहार के कटिहार जिले के समेली प्रखंड के बखरी गांव में देखी जा सकती है। यहाँ के निवासी पंचलाल मंडल समूह के माध्यम से जैविक कॉरिडोर योजना के तहत जैविक सब्जी की खेती कर राज्य के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। सरकार की तरफ से जैविक कॉरिडोर योजना के तहत से खेती करने के लिए राशि मिला है। जैविक खाद थोड़ा बहुत खरीदे हैं, थोड़ा कीटनाशक और अपना बना कर भी दे रहे हैं और वर्मी कंपोस्ट भी बना करके दे रहे हैं खेत में, और उत्पादन बहुत अच्छा हुआ। तो रोपे थे पिछले साल, उसमें 4 लाख रुपया प्रति एकड़ हमको करेला में फायदा हुआ। इसके बाद कद्दू है, इधर करेला है, इसमें फायदा है। बैगन भी रोपे हैं और इसमें कोई हमारा लागत नहीं है, सिर्फ बीज का लागत है और नहीं तो कोई लागत नहीं। खाद उद सब अपना बना करके, अपना गाय है, अपना गौमूत्र से सब तैयारी करते हैं। बेड है, बर्नी कंपोस्ट तैयारी करते हैं। जो सब्जी देख रहे हैं ये सब टोटल जैविक है। डिमांड काफ़ी है, इसमें खाने में स्वादिष्ट लगता है। दूसरा रासायनिक सब्जी कद्दू खाते हैं तो खटरूस लगता था, अभी जो खा रहे हैं बहुत मिठास लगता है और खाने में भी टेस्ट है। और लोग मांग है कि गांव ग्राम के लोग जो इतना एरिया का है वो बाजार को सब ने हमको 2 पैसा महंगा में लेकर के जा रहा है। घर से बाजार में जाते हैं बेचने के लिए, पहले हमारा सब्जी बिकता है। फायदा अच्छा होता है, लागत कम है, फायदा अच्छा है। कंपोस्ट खाद बनाएं। सरल विधि से फसल अवशेषों में यूरिया का स्प्रे कर खाद बनाए जा सकते हैं। इसे खुले स्थान या गड्ढे में फसल अवशेषों को डालकर एक बढ़िया खाद बना सकते हैं।
सूक्ष्म जीवाणुओं के मिश्रण से जैविक कंपोस्ट बनाएं। सूक्ष्म जीवाणुओं का उन्नत खेती में सबसे अहम योगदान है। इन जीवाणुओं को और अधिक वृद्धि के लिए फसल अवशेषों में सूक्ष्म जीवाणु के मिश्रण से कम समय में एक बढ़िया जैविक खाद बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए बाजार या कृषि विश्वविद्यालय से सक्रिय जीवाणुओं का मिश्रण लिया जा सकता है। पुआल को छोटे छोटे ढेर बनाकर इसमें इस सम्मिश्रण को पानी और गाय के गोबर के साथ मिलाकर एक समान छिड़काव कर देते हैं। ध्यान रखते हैं कि ढेर में 40 से 50% तक नमी बरकरार रहे और ढेर के अंदर हवा जाते रहे। इस प्रकार से 60 दिनों के अंदर एक बढ़िया जैविक कंपोस्ट कम खर्च में तैयार हो जाता है।